नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप एक बार फिर आपके सामने अपने न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी ली थी, जो मेरा वीडियो का पार्ट 1 था सिंधु सभ्यता के बारे में। उसके अंदर हमने सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में पढ़ा, सिंधु सभ्यता का नामकरण हमने पढ़ा और साथ ही साथ उसके कालक्रम के बारे में जानकारी ली। और आज हमारा जो सिंधु सभ्यता की पार्ट 2 का जो वीडियो है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के अंदर निवास करने वाली प्रजातियों के बारे में। लेकिन इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी एक आपसे छोटी सी अपील कि जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आशा करूंगा कि आप मेरे साथ इस वीडियो में पूरे तरीके से बने रहेंगे। तो दोस्तों, बात हम करने वाले हैं सिंधु सभ्यता में निवास करने वाले प्रजातियों के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले सिंधु सभ्यता के अंदर निवास करने वाली प्रजातियों में हम क्या है, 4 प्रजातियों का क्या मानते हैं, बहुल्य मानते हैं। अब 4 प्रजातियों को क्या करते हैं, ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के क्या थे, निर्माता थे, या यहाँ निवास करने वाली जाति जो थी वो क्या थी, इस सिंधु सभ्यता की क्या थी, निर्माण करने वाली प्रजाति थी। जिसके अंदर पहले नंबर पर आता है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड जो है दोस्तों, इसको काकेशियन के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है, काकेशियन के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड जो प्रजाति है दोस्तों, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए ये क्या है, ये किस तरीके से है। दोस्तों, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड को हमने क्यों माना कि सिंधु सभ्यता की जो निर्माता है जो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड होंगे या काकेशियन जो होंगे वो होंगे, ऐसा हमने क्यों माना, क्योंकि सिंधु सभ्यता में आने वाली अगर सबसे पहली प्रजाति अगर कोई थी तो वो क्या थी, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड थी, जिसको काकेशियन के नाम से क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने ऐसा क्यों माना कि प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड ही थी, क्योंकि हमें मोहनजोदड़ो से कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक नर्तकी की मूर्ति हमें क्या हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो कांसे की बनी हुई थी। क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया था दोस्तों, ये सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने आपको कल भी एक जानकारी दी थी, कांसा मतलब होता है तांबा और टिन की मात्रा का क्या करना, मिश्रण करना। लेकिन इसमें तांबा जो होगा वो 9% होगा, अर्थात अनुपात के अंदर 9 अनुपात में होगा, और जो टिन होगा वो 1 अनुपात में होगा। ये आप याद रखना दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है। तो मैं आपको बता रहा था, इससे प्राप्त होने वाली कांसे की जो हमें नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी, इस मोहनजोदड़ो की इस मूर्ति को लेकर ही हम ये लोग मानते हैं कि प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड जो थे, काकेशियन जो थे, वो इस सभ्यता के क्या थे, निर्माता थे। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहली प्रजाति मोहनजोदड़ो में नहीं बल्कि सिंधु सभ्यता में आने वाली सबसे पहली प्रजाति जो है वो किसे माना गया है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड को माना गया है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश के लोग। भूमध्य सागरीय दोस्तों, ये भूमध्य सागरीय क्या है, जिनको भूमध्य सागरीय प्रदेश के लोगों को हम यहाँ पर अगर नाम लिखकर उनको व्यक्त करना चाहेंगे तो इनको बोलते हैं मेडिटेरियन। दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है, मेडिटेरियन। अब ये मेडिटेरियन क्या है दोस्तों, और भूमध्य सागर के प्रदेश के लोगों के बारे में ऐसा क्यों जानकारी दी गई है, उसका एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि इसका संबंध जो है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश के लोगों का जो संबंध है, हमारे इतिहासकार जो है वो किस प्रजाति से मानते हैं, द्रविड़ जाति से मानते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, द्रविड़ जाति से। और इसीलिए हम जब छोटे स्तर पर सिंधु सभ्यता का नॉलेज लेते हैं तो सिंधु सभ्यता के अंदर हम सिंधु सभ्यता के निर्माता के रूप में किस प्रजाति का नाम लेते हैं, द्रविड़ जाति का नाम लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रजाति का मत है, या ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में निवास करने वाली भूमध्य सागरीय प्रदेश के जो लोग थे, जिनको मेडिटेरियन कहा जाता था, जो द्रविड़ जाति से जुड़े थे, इनकी अधिकता बहुत अधिक थी। मैं आपको यूं समझाना चाहूं तो यूं समझा सकता हूं दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो जो स्थल था उसकी जनसंख्या जो थी, क्योंकि आपको यह भी समझना पड़ेगा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा नगर जो है वो मोहनजोदड़ो है, जिसका क्षेत्रफल जो है वो 200 हेक्टेयर है। ध्यान रखना दोस्तों, 200 हेक्टेयर, और हड़प्पा का जो है वो है 150, मतलब 150 हेक्टेयर है। तो यहां पर मैं आपको सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो के स्थल को लेकर ही क्या कर रहा हूं, थोड़ा बता रहा हूं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मोहनजोदड़ो के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या के जो लोग रह रहे थे वो कौन रह रहे थे, भूमध्य सागरीय प्रदेश के लोग रह रहे थे। और यही रीजन था कि यहाँ की जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात जो है भूमध्य सागरीय लोगों का होने के कारण हमें इनका संबंध जो है वो किससे जोड़ दिया, द्रविड़ जाति से क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसीलिए अधिकांश विद्वान जो है वो इस सभ्यता के निर्माताओं के रूप के अंदर किसको लेते हैं,
द्रविड़ जाति को लेते हैं। इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता जो है वो किन्हें माना जाता है, द्रविड़ जाति को माना जाता है। इसके बाद हम तीसरे मत को बात करेंगे दोस्तों कि तीसरी प्रजाति जो है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी प्रजाति है दोस्तों, और वो है मंगोलियन। क्योंकि आप जानते हो दोस्तों इतिहासकार जो है वो किसी भी तथ्य को क्या नहीं कर सकते हैं, भुला नहीं सकते हैं, किसी भी तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, हमने इसको मंगोलियन क्यों नाम दिया, क्योंकि मोहनजोदड़ो से हमें एक पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो से हमें क्या हुई है, पुजारी की क्या प्राप्त हुई है, मूर्ति प्राप्त हुई है। अब पुजारी की जो हमें मूर्ति प्राप्त हुई है, उस पुजारी की मूर्ति को यदि हम देखें तो वो पुजारी की मूर्ति जो है वो किस प्रजाति की आती है, मंगोलायड प्रजाति की आती है, मंगोलायड जाति की आती है। और यही रीजन है जिसके कारण हम लोग यहाँ पर किस जाति का होना भी मानते हैं, यहाँ निवास करने वाली प्रजातियों में और कौन सी जाति मानते हैं, मंगोलायड को भी क्या करते हैं, मानते हैं। और इसी प्रकार हम अगर निवास करने वाली प्रजातियों में चौथे नंबर पर बात करें तो चौथे नंबर पर प्रजाति आती है अल्पाइन। कौन सी आती है दोस्तों, अल्पाइन। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, यदि क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या जो है निवास करने वाली प्रजातियों में किसकी थी, तो इन चारों में याद रखिएगा दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या जो थी, जो निवास करने वाले लोग जो थे वो कहां के थे, भूमध्य सागरीय प्रदेश के लोग थे जिनको मेडिटेरियन के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। और इसीलिए इनको हम द्रविड़ जाति से इनका क्या जोड़ देते हैं, संबंध जोड़ देते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी काफी अच्छी लगी होगी, वीडियो के साथ बने रहिए, आगे भी मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी दोस्तों, वो बात यह है कि अगर हम ये कहें कि भूमध्य सागरीय प्रदेश के या सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो दोस्तों ये चारों प्रजातियां जो है भूमध्य सागर प्रदेश के अंदर हमें मिली है, ये सॉरी सिंधु सभ्यता में हमें प्राप्त हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक प्रजाति को सिंधु सभ्यता के क्या मान सकते हैं, निर्माता मान सकते हैं। इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों, इन चारों में विद्वान जो है, इतिहासकार जो है वो एकमत नहीं हो पाते हैं कि इनके निर्माता कौन रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम अधिकांश जिस प्रजाति की जनसंख्या अधिक थी उसी के जाति के लोगों को हम क्या मान लेते हैं, निर्माता मान लेते हैं। और इसीलिए द्रविड़ जाति को हम ज्यादा प्रधानता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों ये थी निवास करने वाली प्रजातियों के बारे में जानकारी। अभी मैं आपसे बात कर रहा था दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का कालक्रम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अभी बात कर रहा था मैं आपसे कि सिंधु सभ्यता का कालक्रम, दोस्तों कल हमने सिंधु सभ्यता के कालक्रम के बारे में जानकारी ली थी, लेकिन वो जानकारी जो थी वो सिंधु सभ्यता के 3 क्रमिक चरणों की जानकारी थी कि वो 3 क्रमिक चरण कौन कौन से समय के अंदर उपजे थे। लेकिन आज हम सिंधु सभ्यता के कालक्रम की जानकारी ले रहे हैं, जो कि लगभग हमारी परीक्षाओं के अंदर कई बार पूछा जाता है कि ये कालक्रम जो है ये कब लागू किया गया, ये कालक्रम जो है वो किसने निर्धारित किया और ये कैसे निर्धारित हुआ। देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात आप जानते हो कि सबसे पहला सिंधु सभ्यता का खोजा गया जो स्थल था वो क्या था, हड़प्पा था। तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनित स्थानों से जो भी हमें सामग्री स्टार्टिंग में शुरू में जो हमें प्राप्त हुई, तो याद रखिएगा दोस्तों पहला कालक्रम का आधार जो था वो क्या था, हड़प्पा से प्राप्त या हड़प्पा से प्राप्त उत्खनित की गई सामग्रियां, ठीक है ना। तो मैं सीधा लिखता हूं दोस्तों, हड़प्पा से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर, सामग्रियों के आधार पर मतलब जो हड़प्पा का उत्खनन कार्य किया गया था तो उसके आधार पर उन वस्तुओं को जो कालक्रम के रूप में देखा गया, तो उन वस्तुओं के आधार पर एक समय निर्धारित किया गया। ये समय जो था वो रोमिला थापर और डीपी अग्रवाल के द्वारा निर्धारित किया गया था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और वो समय था 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। दोस्तों यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, मैंने यहां पर आपको 2 लोगों के नाम लिए हैं। 2 लोगों के नाम किन किन के लिए हैं, एक मैंने लिया है रोमिला थापर, ठीक है दोस्तों, रोमिला थापर, और एक मैंने नाम लिया है डीपी अग्रवाल, ठीक है ना, डीपी अग्रवाल। इन दोनों लोगों ने हड़प्पा से, ठीक है ना, हड़प्पा क्षेत्र के जब उत्खनित किया गया, उसका उत्खनन किया गया, तो उससे जो चीजें प्राप्त हुई थी, ठीक है ना, उनकी जो प्राप्त सामग्रियां थी उनके आधार पर इन्होंने इस सभ्यता का कालक्रम जो है वो क्या निर्धारित किया, 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया। लेकिन यहां पर आपको एक और क्या करना पड़ेगा, मत याद रखना पड़ेगा, और वो मत है आर.एस. शर्मा का, ठीक है ना। आर.एस. शर्मा जो है, आर.एस. शर्मा व एनसीईआरटी, ठीक है ना, आर.एस. शर्मा व एनसीईआरटी,
दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट मत है, क्योंकि हम लोग क्या है ज्यादातर एनसीईआरटी के आंकड़ों को ही ज्यादा प्रधानता देते हैं। और यहां पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आर एस शर्मा और एनसीईआरटी ने जब इस सिंधु सभ्यता का कालक्रम निर्धारित किया तो उनके द्वारा इस सभ्यता का कालक्रम मोटे मोटे अक्षरों के अंदर या मोटे मोटे तौर पर 2500 ईसा पूर्व से लेकर कब तक निर्धारित किया, 1800 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया। तो याद रखिएगा दोस्तों कि आर एस शर्मा और एनसीईआरटी के द्वारा इस सभ्यता का कालक्रम जो है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर क्या किया गया था, 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। 1800 ईसा पूर्व क्या किया गया था, बताया गया था। लेकिन यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि एनसीईआरटी और आर एस शर्मा जो ये समय बताते हैं दोस्तों, ये जो समय है ये किसका बताते हैं, विकसित हड़प्पा का बताते हैं, विकसित हड़प्पा का। ठीक है ना दोस्तों, आप कहीं ये पजल ना हो जाए। अब आप पूछोगे सर ये विकसित हड़प्पा क्यों है। आप दोस्तों जिन बच्चों ने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है वो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के पार्ट फर्स्ट को जरूर देखिए, ताकि आपको ये समझ में आए। क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको एक बात बोली थी दोस्तों कि यदि सिंधु सभ्यता को गहराई से समझना है तो आप उसके कालक्रम के क्रमिक चरणों को जरूर पढ़िए, ताकि हमें पता लगे कि सिंधु सभ्यता जब स्टार्टिंग के अंदर नगरों का विकास हो रहा था तो वो उसका सिर्फ क्या था, उद्भव काल था। उसके बाद सिंधु सभ्यता का परिपक्व काल आया और उसके बाद सिंधु सभ्यता के नगरों का पतन का काल आया। और ये 3 चरण हमने पढ़े थे। उन 3 चरणों में बीच का चरण जिसको हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं या परिपक्व हड़प्पा बोलते हैं, उसी को विकसित हड़प्पा के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और उसका समय, वहां से लेकर का समय जो है वो एनसीईआरटी और आर एस शर्मा जो है इसके पतन का लेकर समय, पतन तक का समय जो है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर कब तक मानते हैं, 1800 ईसा पूर्व तक मानते हैं। दोस्तों ये तो थी सिंधु सभ्यता के कालक्रम के बारे में थोड़ी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों, जैसा कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर वो तीनों काल जो आपने हमें बताए थे, क्या उन तीनों कालों से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हाँ है। मैं आपको यहां बता दूं दोस्तों कि मैंने आपको कल ये भी बताया था कि हमने अब तक सिंधु सभ्यता के कुल क्षेत्र जो है या कुल केंद्र जो है, ठीक है ना, कुल केंद्र जो है जो हमने अब तक खोजे हैं उनकी संख्या जो है लगभग कितनी है, 2800 है। ठीक है ना, मैंने ये बताया था कि आपको लगभग सिंधु सभ्यता के अब तक जो है वो कितने क्षेत्रों की खोज की जा सकती है, कितने मतलब केंद्रों का पता लगाया जा चुका है, 2800 केंद्रों का पता लगाया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जो मैंने तीनों काल आपको कल बताए थे, ठीक है ना, मैं एक बार दोबारा उन चीजों के बारे में जिक्र कर लेता हूँ। हमने 3 क्रमिक चरण पढ़े थे सिंधु सभ्यता के, जिनमें सबसे पहला जो था मैंने बताया था आपको प्राक हड़प्पा, जिसके अंदर कालीबंगा और सोंथी जैसी सभ्यताओं का मतलब क्या आता है, स्थान आता है। और सेकंड नंबर पर हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता या जिसको हम परिपक्व हड़प्पा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा उत्तर, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है दोस्तों, उत्तर हड़प्पा सभ्यता, या हम इसको बोल सकते हैं क्या कि मतलब बाद की, उत्तर मतलब बाद की हड़प्पा सभ्यता या अंत की हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों ये तीनों चरण जो हैं, इन तीनों चरणों से क्या कोई ऐसा क्वेश्चन समझ आ सकता है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसे स्थान भी थे जो शुरू से भी चले थे और अंत तक रहे थे। मेरा कहने का मतलब कि ऐसे स्थान जो प्राक हड़प्पा सभ्यता के अंदर अपने आप को उद्भव के रूप में लेकर आए थे और धीरे धीरे वो नगरों के रूप में भी परिवर्तित हो गए और एक बड़े, ठीक है ना, उनका विकास होने लगा, उनका बहुत अधिक वो विकसित हो गए, बड़े नगरों के अंदर तब्दील हो गए और साथ में उसके बाद उनका क्या हो गया, पतन भी हो गया। क्या ऐसे कुछ स्थल हैं? हाँ दोस्तों, ऐसे भी स्थल थे जो क्या थे, बाद में नहीं बने थे, शुरू से ही चले थे और अंत तक बने रहे और उनका अंत में उनका क्या हो गया, पतन हो गया, या नगरों के रूप में वो क्या हो गया, सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया, या उन क्षेत्रों का पतन हो गया। तो मैं कुछ ऐसे स्थल जो है आपको बता देता हूं जो तीनों, ठीक है ना, तीनों चरणों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे कौन से, क्वेश्चन ये आएगा कि निम्न में से ऐसे कौन से स्थल हैं जो सिंधु सभ्यता के तीनों चरणों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट स्थल जो है वो जो तीनों चरणों का प्रतिनिधित्व करता है, उसका पहला स्थल जो है वो है सुरकोटड़ा। दोस्तों ये जो स्थल है ये राजस्थान के कहां पड़ता है, गुजरात के अंदर पड़ता है। और सुरकोटड़ा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्थल इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां पर हमें घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई थी। दूसरी बात दोस्तों, मैंने कल आपको सिंधु सभ्यता का विस्तार पढ़ाया था। जब मैंने उसका सिंधु सभ्यता का विस्तार पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था मांडा गांव जो कि उत्तर के अंदर है,
उत्तर के अंदर, अर्थात जो कि उत्तर का अंतिम छोर है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है और चिनाब नदी के किनारे पर पड़ता है, ये मांडा गांव जो है ये भी क्या है, इन तीनों कालों को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इन तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक स्थल माना जाता है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट स्थल जो आपको गुजरात के अंदर मिलेगा, जिसका नाम है धोलावीरा, ठीक है ना। धोलावीरा भी जो है दोस्तों वो गुजरात का स्थल है और ये भी तीनों कालों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। वैसे आपको यहां बता दूं दोस्तों, हम धोलावीरा के बारे में आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि धोलावीरा का मतलब होता है सफेद कुआं। इस धोलावीरा शब्द का अर्थ होता है सफेद कुआं। और लास्ट हमारे पास हरियाणा का एक क्षेत्र है जिसका नाम है बनावली, ठीक है ना। इसको बनवाली या बनावली भी बोल देते हैं दोस्तों, तो बनावली, ठीक है। ये भी जो है वो तीनों कालों को क्या करता है, क्या मतलब उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, तीनों कालों का जो शुरू से लेकर अंत तक चले, ऐसे कौन से क्षेत्र थे, सुरकोटड़ा, मांडा, धोलावीरा और कौन सा था, बनावली, ऐसे अनेक क्षेत्र थे, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र जो है वो यही माने जाते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है और आप मेरे वीडियो के साथ बने हुए हैं और बने रहिए। इससे आगे हम इस सभ्यता के प्रमुख केंद्रों के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमें इस सभ्यता के लगभग 2800 केंद्र प्राप्त हुए हैं। इन 2800 केंद्रों को हम संपूर्ण 2800 केंद्रों को तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इसके अंदर हम ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी लेंगे जो किन किन क्षेत्रों में पड़ते हैं। सबसे पहले ये जानकारी लेंगे और इन क्षेत्रों में जो ये स्थल हैं, इन स्थलों से हमें कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी पुरातात्विक सामग्रियां हमें क्या हुई है, प्राप्त हुई है, ये जानकारी लेंगे। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, और सिंधु सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके 2800 केंद्रों की चर्चा करते हुए हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्रों की, कि सिंधु सभ्यता के जो है वो प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो हम प्रमुख केंद्रों की चर्चा करेंगे। तो प्रमुख केंद्रों की चर्चा करते हुए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैंने आपको पीछे के वीडियो में ये जानकारी दी थी कि सिंधु सभ्यता जो है वो क्या है, पाकिस्तान के अंदर उसका विस्तार है, दूसरे नंबर पर कहां है, भारत के अंदर उसका विस्तार है, और तीसरा अगर हम माने तो कहां है, अफगानिस्तान के अंदर भी उसका विस्तार है। अर्थात हम ये, मैंने आपको कल बोला था कि ये सभ्यता जो है मोटे मोटे तौर पर दो बड़े देशों के अंदर विकसित थी, जो भारत और क्या था, पाकिस्तान था। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर भी हमें दो क्षेत्र प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम अफगानिस्तान का नाम यहां जरूर लेंगे। लेकिन ये अपवाद के रूप में है दोस्तों कि अफगानिस्तान में हमें वो दो क्षेत्र प्राप्त हुए हैं जो सिंधु सभ्यता के क्या है, सिंधु सभ्यता से क्या है, जुड़े हैं और उसके प्रमुख केंद्रों के रूप में भी आते हैं। तो सबसे पहले हम अफगानिस्तान के उन्हीं दो केंद्रों के बारे में जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, जो क्या है, इंपॉर्टेंट है या जो हमें क्या है, मतलब है ना, पढ़ने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला एक केंद्र आता है जिसका नाम है शोरतोगई, ठीक है ना, शोरतोगई। और दूसरा जो क्षेत्र है दोस्तों उसका नाम है मुंडी गाक। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में पड़ते हैं दोस्तों, और अफगानिस्तान के अंदर ये दोनों क्षेत्र जो है वो सिंधु सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए हैं। इन दोनों क्षेत्रों की मुख्य बात क्या है कि ये दोनों क्षेत्र जो है वो हिंदू कुश पर्वत के, ठीक है ना, उत्तर में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों के दोनों क्षेत्र जो है हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित है, हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में, हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित है ये दोनों क्षेत्र। लेकिन इन दोनों क्षेत्रों में सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र जो है वो क्या है, शोरतोगई, क्योंकि यहां से हमें मिलने वाली जो पुरातात्विक सामग्रियां थी ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी, जिसके कारण शोरतोगई जो है ये प्रदेश जो है अफगानिस्तान का बड़ा ही क्या हो गया, इंपॉर्टेंट बन गया। उसका रीजन क्या था, क्योंकि यहां पर हमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि यहां से हमें नहरों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, यहां से नहरों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दोस्तों एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, यदि हमें यहां से नहरों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं तो हम एक बात जरूर कह सकते हैं कि इस काल के लोगों को शायद नहरों का निर्माण करना आता था, और यही रीजन था जिसके कारण हमें नहरों के प्रमाण क्या हो गए, यहां से प्राप्त हो गए। लेकिन आपको दोस्तों यहां ये जानना जरूरी है कि यहां हमें नहरों के प्रमाण तो प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन ये नहर जो है ये कहां से निकाली गई है, ठीक है ना, ये नहर किस नदी से निकाली गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि जितने भी स्थल हमारे पास सिंधु सभ्यता के हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के किनारे पर बने हुए हैं। तो यहां पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये नहरों के
जो प्रमाण है या नहरें निकाले जाने के प्रमाण जो है, क्योंकि शोरतोगुई जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, कोकचा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, इसीलिए इस कोकचा नदी से ही हमें क्या निकाले जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं, नहर निकाले जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहां पर मैं उन बच्चों को थोड़ा सा एक बार एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा, आशा करता हूं कि मैं वो आपको पता हो, लेकिन फिर भी मैं ये बताना यहाँ उचित समझूंगा कि अगर जिन बच्चों को नहीं मालूम है कि मैंने यहाँ पर बताया कोकचा नदी से हमें यहाँ नहरों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कई बार बच्चे नदी और नहर को एक जैसा समझ लेते हैं, दोस्तों ऐसा नहीं है। नदी याद रखिएगा प्राकृतिक होती है और नहर जो होती है वो क्या होती है, सॉरी नदी जो होती है वो क्या होती है, कृत्रिम नहीं होती है, अर्थात प्रकृति के रूप में बनी हुई होती है। बिल्कुल सही है, प्रकृति के रूप में बनी होती है। और नहर जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई होती है। इसीलिए यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि नहरें जो है वो क्या है, उन लोगों के द्वारा निकाली गई थी। किस नदी से निकाली गई थी, कोकचा नदी से, ठीक है ना, कोकचा नदी से। तो याद रखिएगा कोकचा नदी से। तो नदी क्या होती है, प्राकृतिक होती है, और नहरें क्या होती है, कृत्रिम होती है, जो मनुष्य के द्वारा क्या की जाती है, निर्माण की जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि इस नदी के किनारे शोरतोगुई जो था वो क्या हुआ, अपने आप में विकसित हुआ, लेकिन उसके बाद उन लोगों को आवश्यकता पड़ी पानी की, तो उन्होंने कोकचा नदी से क्या निकालना शुरू कर दी, नहरें निकालना शुरू कर दी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्या था, मतलब जानकारी थी कि नहरों के प्रमाण हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, शोरतोगुई से, लेकिन किस नदी से निकाले जाने से हुए हैं, कोकचा नदी से निकाले जाने से हुए हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात दोस्तों, शोरतोगुई क्यों और इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, शोरतोगुई इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि शोरतोगुई से भी हमें एक, ठीक है ना, खेत प्राप्त हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं कि कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। दोस्तों इसकी भी मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा आपको आगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि केवल जुता हुआ खेत कालीबंगा से ही प्राप्त नहीं हुआ है। तो याद रखिए दोस्तों, हमें पटुए के बीजों का, पटुए के बीजों की खेती का, खेती से जुता हुआ या भरा हुआ खेत, बीजों से भरा खेत। दोस्तों अब आप यहां समझ रहे होंगे कि पटुओं के बीजों से भरा खेत का मतलब क्या हुआ दोस्तों, पटुओं के बीजों से भरा मतलब जुता हुआ खेत। याद रखिए दोस्तों, भरा जुता हुआ खेत, ठीक है दोस्तों, जुता हुआ खेत। हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि बताइए जुते हुए खेत के प्रमाण हमें कहां से मिले हैं, हम जानकारी आवश्यकता इतना ही समझते हैं और आंसर दे देते हैं कालीबंगा से। दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं इसके दो फैक्ट बताऊंगा आपको, और तीसरा फैक्ट ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप इसे समझिए और फिर उसके बाद मैं एक अंतर को बताऊंगा आपको। देखो दोस्तों, मैंने कहा पटुओं के बीजों से भरा खेत, ठीक है ना, और जुता हुआ है, जो जुते हुए खेत के अंदर पटुए के बीज जो है वो जगह जगह पर क्या है, लगे हुए हैं। और आप कहोगे सर पटुआ क्या होता है, देखो दोस्तों मैं इसको आपको समझा देता हूं। अपनी भाषा के अंदर पटुए को बोला जाता है अलसी। दोस्तों अलसी क्यों है, अलसी जो है ये आलसी नहीं है दोस्तों, अलसी शब्द है। अलसी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, मतलब ना खाने की चीज होती है जिससे जोड़ों के दर्द के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। और अलसी जो है वो बुद्धि को बहुत अधिक बढ़ाती है और इम्यूनिटी पावर के अंदर भी बहुत ज्यादा क्या करती है, काम करती है। क्योंकि आज के समय में कोरोना काल के अंदर इम्यूनिटी पावर का ज्यादा क्या हो रहा है, मतलब ना महत्व हो गया है। तो इसीलिए अलसी जो है वो इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों पटुए के बीजों की, अर्थात अलसी। अलसी से जो है वो भरा हुआ खेत प्राप्त हुआ है, हमें जुता हुआ, साथ में जुते हुए खेत के अंदर अलसी के बीज जो है हमें वहां क्या हुए हैं, मिले हैं। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर भी जो खेती जो थी वो जोत कर हो रही थी और अलसी के बारे में उनको नॉलेज था, और नहरों के क्या हुए, हमें वहां निकाले जाने के क्या हुए, प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसीलिए शोरतोगुई जो है वो अफगानिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे प्रमुख केंद्रों में अफगानिस्तान के दो केंद्र, एक है शोरतोगुई और दूसरा है मुंडीगाग। अब मैं आता हूं उस टॉपिक के ऊपर कि जहां पर जो चीज मैंने अभी आपसे चर्चा की थी और जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि सर जूता हुआ खेत हमें कहां से प्राप्त हुआ है। देखो दोस्तों, अगर आपके पास ये क्वेश्चन यूं आ जाता है कि पटुओं के बीजों से भरा हुआ जूता हुआ खेत हमें कहां से प्राप्त हुआ है, तो आप उसका आंसर क्या दोगे, शोरतोगुई दोगे। याद रखिए दोस्तों, अलसी के बीजों से भरा हुआ जूता हुआ खेत जो है वो हमें कहां से प्राप्त हुआ है, शोरतोगुई से प्राप्त हुआ है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मतलब ना महीन जानकारी दे रहा हूं, जिसको आप बड़ा तरीके से ध्यान से रख दीजिएगा। यदि अगर ये कह दिया जाए कि एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण हमें कहां से प्राप्त हुए, दोस्तों यहां याद रखिएगा कि एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण हमें, दो फसल बोने के प्रमाण हमें कहां से प्राप्त हुए। तो दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है ये। अगर आपके पास साधारण रूप से क्वेश्चन आता है कि एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण हमें कहां से प्राप्त हुए हैं,
तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है लगभग लगभग मित्र जो है मेरे या मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, आप लोग इसका आंसर क्या दोगे? मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का समय देता हूं, आप सोच लीजिए और इसका आंसर अपने मन में दीजिए। जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं वो भी इस आंसर को ध्यान से देखिए, क्योंकि जहां तक आपने कोचिंग्स में पढ़ा था उससे कहीं अधिक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप मन से आप क्या कीजिए, याद कीजिए, एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण हमें कहां से प्राप्त हुए? यस दोस्तों, आप सोच रहे हैं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कालीबंगा से जरूर प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसके आंसर जो है वो बड़े अलग हैं, अपने आप में अजीब हैं। कैसे हैं सुनिए। यदि क्वेश्चन ये आ जाए दोस्तों कि प्राक हड़प्पा स्थल कौन सा है जहां से हमें 2 फसल बोने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, मैंने आपको इसीलिए बोला था दोस्तों कि मेरा पहला वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखा है, पहले मेरा पहला वीडियो देखें, ताकि आपको उस चीज के बारे में नॉलेज हो पाए कि सिंधु सभ्यता के 3 क्रमिक चरण मैंने शुरू में क्यों बताए, ताकि आपको सिंधु सभ्यता बड़े आसानी से समझ आ सके, आप सिंधु सभ्यता को ध्यान से समझ सको। और यही रीजन था कि मैंने उन क्रमिक चरणों के अंदर आपको पहला चरण कौन सा बताया था, प्राक हड़प्पा सभ्यता, सेकंड चरण बताया आपको परिपक्व या हड़प्पा सभ्यता, और थर्ड चरण मैंने आपको बताया था उत्तर हड़प्पा सभ्यता। उसमें पहला चरण आता है प्राक हड़प्पा सभ्यता, अर्थात जिस वक्त नगरीकरण का उद्भव हो रहा था या जिस वक्त नगरीकरण हो रहा था, अर्थात मनुष्य नगरों का निर्माण कर रहा था या नगर के रूप में, मतलब जो केंद्र थे या जो क्षेत्र जो थे वो नगरों के रूप में विकसित हो रहे थे, अर्थात प्राक हड़प्पा मतलब है ना काल। प्राक हड़प्पा स्थल यानी उस समय का अगर स्थल पूछे तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा कालीबंगा, अर्थात उस काल के अंदर कालीबंगा एक ऐसा स्थल हमें प्राप्त हुआ है जहां पर हमें 2 फसल बोने के क्या हुए प्रमाण प्राप्त हुए हैं। लेकिन यहीं पर अगर वो आपको दे देगा उत्तर हड़प्पा स्थल, ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन वही देगा, वो एक कुछ चीज पूछेगा कि एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण किस उत्तर हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। बस आपने ये नहीं देखना कि ये हड़प्पा उत्तर है या प्राक है, आपने सिर्फ ये देखना है कि 2 फसल बोने के प्रमाण है और आपने तुरंत आंसर दे देना है क्या कालीबंगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि इसीलिए मैंने क्रमिक चरणों के बारे में आपको स्टार्टिंग के अंदर जानकारी दी। यहां याद रखिएगा दोस्तों, अगर उत्तर हड़प्पा स्थल की बात करें तो आप उसका आंसर दोगे क्या, पिराक। पिराक नामक क्षेत्र जो है, ये जो क्षेत्र है ये कहां पड़ता है, बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर हड़प्पा स्थल जो है वो पिराक है और प्राक हड़प्पा स्थल जो है वो कालीबंगा है। इसके बारे में मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि प्राक हड़प्पा स्थल के अंतर्गत कालीबंगा और सोंथी जैसी सभ्यताओं को हम लेते हैं, जिस वक्त मानव नगरीकरण के रूप में क्या हो रहा था, धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। और शायद यही रीजन था जिसके कारण कालीबंगा जैसे क्षेत्र जो है वो जहां पक्की ईंटों के मकान भी बने हुए दिखाई देते हैं, तो कच्ची मतलब ना लकड़ी की नालियों के भी प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि उस वक्त मानव जो था एक विकसित दशा में जाने वाला था, नगरों के रूप में नगरों का निर्माण कर रहा था। और यही रीजन था कि कालीबंगा अपने आप में उस नगरीकरण का क्या था, उद्भव काल था। और यही रीजन है जिसके कारण इन दोनों के आंसर क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया आपको तो आप मेरे नंबर जानते हैं, आप मेरे क्या है व्हाट्सएप नंबर भी जानते हैं, आप मुझे कॉल कर भी इस चीज को बड़ा आसानी से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। आवश्यकता पड़े तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक साथ फसल बोने के प्रमाण जो है वो हमें प्राक हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो अगर बात करेंगे तो कालीबंगा, और उत्तर हड़प्पा स्थल की बात करेंगे तो कौन सा क्षेत्र माना जाएगा, पिराक माना जाएगा, जो बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आगे। और इसी प्रकार क्या था कि अगर मैं बोलूं जुता हुए खेत के बारे में, तो अलसी का बीजों से भरा हुआ और जुता हुआ खेत हमें कहां से प्राप्त हुआ है, शोरतोगई से। और अगर हम पूछे सीधा कि जुता हुआ खेत हमें कहां से प्राप्त हुआ है, तो आप बोलोगे कालीबंगा। ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम बात कर रहे थे प्रमुख केंद्रों की, जिसमें हमने अफगानिस्तान के प्रमुख केंद्रों को क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के स्थलों की, जिन पाकिस्तान के स्थलों के अंदर सबसे पहले हम दक्षिण बलूचिस्तान के स्थलों को पढ़ लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, किन को पढ़ लेते हैं, दक्षिण बलूचिस्तान। हालांकि दोस्तों याद रखिएगा बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही हिस्सा है, ठीक है ना, लेकिन हम फिर भी इनको थोड़ा अलग अलग पढ़ रहे हैं ताकि आपको पता लगे कि ये चीज बलूचिस्तान में पढ़ रही है या दक्षिण भाग के अंदर पढ़ रही है। तो दक्षिण बलूचिस्तान के क्षेत्रों को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्थल जो आता है जिसका नाम है सूत का गैंडोर। सूत का गैंडोर। अब आप कहोगे सर कि आपने दक्षिण बलूचिस्तान क्यों बताया, आप सीधा पाकिस्तान बता सकते थे। दोस्तों मैंने इसलिए आपको ये बताया क्योंकि याद हो तो आपको मैंने सिंधु सभ्यता के विस्तार के अंदर आपको ये बताया था कि सिंधु सभ्यता का अंतिम पश्चिमी छोर जो है वो कौन सा है,
मैंने आपको बताया था सूत का गैंडोर है, याद है, आसुमादे एक सूत्र दिया था मैंने आपको, ठीक है ना, सूत का गैंडोर, गैंडोर, ठीक है। अब ये सूत का गैंडोर जो है अंतिम पश्चिमतम छोर है, ये अंतिम पश्चिमतम छोर है सिंधु सभ्यता का, ये याद रखिएगा। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि बलूचिस्तान में पड़ता है, लेकिन बलूचिस्तान के किस हिस्से में है, दक्षिण के भाग के अंदर है, दक्षिणी क्षेत्र के अंदर पड़ता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, नंबर एक चीज तो इस स्थल की खोज जो थी वो किसके द्वारा की गई थी, ओरेलस्टाइन के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा दोस्तों, इस स्थल की खोज जो थी वो किसके द्वारा की गई थी, ओरेलस्टाइन के द्वारा की गई थी। ये वही ओरेलस्टाइन है दोस्तों, ये वही इतिहासकार है दोस्तों जिनके द्वारा सिंधु सभ्यता के पतन को लेकर अगर कोई प्रमाण दिया गया है तो उन्होंने ये कहा था कि जलवायु के परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का नाश हो गया था। ओरेलस्टाइन ने ये मत दिया था, ये वही ओरेलस्टाइन है जिन्होंने सूत का गैंडोर नामक क्षेत्र की क्या की थी, खोज की थी। इस क्षेत्र की मुख्य बात क्या है, इस क्षेत्र की मुख्य बात दोस्तों ये है, क्योंकि इस सूत का गैंडोर को, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये नेट जैसी परीक्षाओं में, फर्स्ट ग्रेड जैसी परीक्षाओं में और रीट जैसी परीक्षाओं के अंदर भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिए दोस्तों। इस स्थल को हड़प्पा के व्यापार का चौराहा कहा जाता है, व्यापार का चौराहा कहा जाता है, चौराहा कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का चौराहा क्या है, वो चौराहा जिससे चारों तरफ मार्ग निकल रहे हैं व्यापार के, तो याद रखिएगा वो चौराहा कौन सा है, सूत का गैंडोर। अब आप कहोगे सर इसको कैसे याद रखें, तो आपको ये याद रखना है कि चौराहा और व्यापार का है, तो व्यापार का चौराहा मतलब चारों तरफ जिसका मार्ग खुल रहा हो, और मार्ग का मतलब, खुलने का मतलब क्या है, डोर, डोर क्या होता है, दरवाजा, मतलब चारों तरफ जिसके दरवाजे खुल रहे हो, चौराहा मतलब डोर, ठीक है ना, याद रह जाएगा। और यह जाएगा सूत का गैंडोर, तो याद रह जाए कि हड़प्पा के व्यापार का चौराहा किसे कहा जाता है, सूत का गैंडोर को कहा जाता है, जिसकी खोज किसने की थी, ओरेलस्टाइन ने की थी। और सूत का गैंडोर जो है वो सिंधु सभ्यता का अंतिम पश्चिमतम छोर माना जाता है। इसके अलावा दक्षिण बलूचिस्तान के अंदर आपको और भी क्षेत्र मिलेंगे, जिसमें एक क्षेत्र आता है बालाकोट। आप इस क्षेत्र का नाम तो बहुत बार सुन चुके होंगे, क्योंकि आप अगर न्यूज चैनलों से जुड़े हैं और हमारे भारत की राजनीति से जुड़े हैं तो आप इस बालाकोट नामक क्षेत्र को बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी तरह से पहचानते होंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ एक नया क्षेत्र और मिल जाता है जिसका नाम है डाबरकोट, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तीनों क्षेत्र जो है वो प्रमुख हैं, हालांकि दोस्तों क्षेत्र और भी बहुत हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि हम केवल प्रमुख केंद्रों की बात कर रहे हैं, जिसमें सूत का गैंडोर सबसे प्रमुख था। उसके बाद बालाकोट और डाबरकोट जो दक्षिणी बलूचिस्तान के अंदर क्या है पढ़ते हैं, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्रों के रूप में आते हैं। तो आशा करता हूं आपको दक्षिणी बलूचिस्तान के क्षेत्रों की जानकारी अच्छी लगी होगी। और इसके साथ ही हम आगे की जानकारी लें, इससे पहले आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे हम पाकिस्तान के अंदर पड़ने वाले प्रमुख केंद्र, प्रॉपर रूप से दोस्तों, जो कि पाकिस्तान के अंदर प्रमुख केंद्र हैं, ठीक है ना। हालांकि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के अंदर ही आता है, दक्षिणी बलूचिस्तान भी, लेकिन हम अब यहां पर पाकिस्तान के प्रमुख केंद्रों की बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। पाकिस्तान के प्रमुख केंद्र कौन कौन से, इनके बारे में लगभग हम जानते हैं, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्रों में सबसे पहले तो आ जाता है दोस्तों हड़प्पा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है मोहनजोदड़ो, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आ जाता है चनहुंदड़ो, जो सिंधु नदी के किनारे पर है, चनहुंदड़ो, ठीक है ना। हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे पर है, मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे पर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है रहमान डेरी, ये भी जो है दोस्तों पाकिस्तान का मुख्य स्थल है रहमान डेरी, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट स्थल आता है डेरा इस्माइल खां, ठीक है। ये जितने भी क्षेत्र हैं दोस्तों, डेरा इस्माइल खां और आदि या इत्यादि, ठीक है दोस्तों। और भी बड़े क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान के अंदर आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्षेत्रों में ये आते हैं दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैं आज आपको इन स्थलों के साथ साथ भारत के स्थल मैं आपको कल बताऊंगा, या आज ही हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक ऐसा ट्रिक देने वाला हूं जिससे आपको सिंधु सभ्यता के लगभग क्षेत्र जो है वो किस नदी के किनारे पर विकसित है, ये आपको याद हो जाएगा। हालांकि मैंने कोचिंग के बच्चों को ये सूत्र दिया गया है, लेकिन इस सूत्र में मैंने कुछ और भी बदलाव किया है, जिससे कुछ और प्रदेश भी इसके अंदर क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। तो आपको ये चीजें भी क्या हो जाएंगी, एक छोटे से सूत्र के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से आपको क्या करवा दूंगा, याद है करवा दूंगा। तो ये पाकिस्तान के क्षेत्र थे दोस्तों। और अब हम बात करेंगे किसके क्षेत्रों की, भारत के क्षेत्रों की। लेकिन दोस्तों मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि भारत के अंदर सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, गुजरात से प्राप्त हुए हैं।
सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं, गुजरात से प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले कहां के क्षेत्रों को बात कर लेते हैं, गुजरात के क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों गुजरात के क्षेत्रों में आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि गुजरात के क्षेत्र जो है वो हमें 2 स्थानों में प्राप्त हुए हैं। 2 स्थानों के मतलब अंदर हमें क्या हुआ है, प्राप्त हुए हैं। एक तो हुए हैं कच्छ के रण के अंदर, कच्छ के रण में दोस्तों याद रखिएगा, एक तो हमें कहां प्राप्त हुए, कच्छ के रण में प्राप्त हुए हैं, और एक हमें प्राप्त हुए हैं खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। अब जो भी नदियां आसपास होंगी इस खाड़ी के, उन नदियों के किनारों पर भी हमें कुछ क्षेत्र क्या हुए, प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम कच्छ के रण के क्षेत्रों के बारे में प्राप्त कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं कि कच्छ के रण के कौन कौन से ऐसे केंद्र हैं जो गुजरात में पड़ रहे हैं और इस सभ्यता के सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट क्षेत्रों के अंदर आते हैं। अभी जो मैंने अभी आपको जिसकी जानकारी दी थी दोस्तों, गुजरात के एक महत्वपूर्ण स्थल की, जिसका नाम क्या था, सुरकोटड़ा, जिसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि यहां से हमें घोड़े की क्या प्राप्त हुई है, अस्थियां प्राप्त हुई हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जो कच्छ के रण के अंदर हमें गुजरात के अंदर क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है दोस्तों धोलावीरा, जिसके बारे में भी मैंने अभी आपको बताया कि धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हाँ जी बोलिए, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सफेद कुआं, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर तीसरा कोई स्थल आता है जो कच्छ के रण का है और इंपॉर्टेंट है, वो है देसलपुर। देसलपुर क्षेत्र भी जो है, जो केंद्र जो है उस कच्छ के रण के अंदर प्राप्त हुआ है और गुजरात के अंदर से ही हमें क्या हुआ है, जान रहे हैं, ये प्राप्त हुआ है। और अब आता है खंबात की खाड़ी से जुड़े क्षेत्र, जिनका खंबात की खाड़ी से जुड़े हुए हैं, उनकी सहायक नदियों के जो है क्या किनारों पर भी है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र आता है रंगपुर और लोथल। दोस्तों ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र कौन सा आता है, रंगपुर और लोथल। रंगपुर व, या सीधा लिख देता हूं दोस्तों, रंगपुर, लोथल, नागेश्वर। देखिए दोस्तों, इसमें लोथल और रंगपुर जो है ये सबसे प्रमुख क्षेत्र है। बाकी तो और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें जैसे हरोजदी, ठीक है, प्रभास पाटन, ये सारे क्षेत्र जो है दोस्तों खंबात की खाड़ी में हमें क्या हुए, प्राप्त हुए हैं, जो कि किस मतलब राज्य से जुड़े हैं, गुजरात राज्य से जुड़े हैं। यहां पर आपको एक बात इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी दोस्तों, अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत के अंदर सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक क्षेत्र हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा भारत के अंदर सिंधु सभ्यता के स्वतंत्रता के बाद अगर सबसे ज्यादा क्षेत्र हमें कहीं प्राप्त हुए हैं तो कहां प्राप्त हुए हैं, गुजरात के अंदर प्राप्त हुए हैं। गुजरात के इन क्षेत्रों की संख्या के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम ये बात आगे कर लेंगे, लेकिन यहां पर हमें आपको ये जानना पड़ेगा कि गुजरात में भी हमें केवल 2 क्षेत्र, 2 सिस्टम से जुड़े हुए क्षेत्र प्राप्त हुए हैं, एक खंबात की खाड़ी से जुड़े हैं और एक कच्छ के रण से जुड़े हैं। तो ये तो थे दोस्तों गुजरात के महत्वपूर्ण स्थल। और अब हम बात करेंगे गुजरात के महत्वपूर्ण स्थलों के साथ साथ, ठीक है ना, भारत के प्रमुख स्थलों के अंदर पंजाब के महत्वपूर्ण स्थल। भारत के महत्वपूर्ण स्थलों में यदि हम दोस्तों बात करें पंजाब के महत्वपूर्ण स्थलों की, तो पंजाब का महत्वपूर्ण स्थल, सबसे इंपॉर्टेंट स्थल आता है जिसका नाम है रोपड़। दोस्तों याद रखिएगा, उसका नाम क्या है, रोपड़। रोपड़ जो है वो पंजाब में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये स्थल, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहां ले लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों कि नंबर 1 तो रोपड़ को उस समय प्राचीन काल के अंदर रोपड़ नहीं कहा जाता था, उसको रूपनगर कहा जाता था। अगर आपके पास क्वेश्चन में रोपड़ नहीं लिखा हुआ और रूपनगर लिखा हुआ है तो भी आप याद जान लीजिएगा कि ये किस स्थल के बारे में जानकारी देना चाह रहा है, रोपड़ के बारे में जानकारी देना चाह रहा है। दोस्तों ये स्थल सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यदि सबसे पहले कोई स्थल उत्खननित किया गया था, खोजा नहीं गया था दोस्तों, खोजा गया स्थल जो था वो कालीबंगा था, याद रखिएगा। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यदि सबसे पहले कोई स्थल उत्खनित किया गया था तो वो कौन सा था, रोपड़ था, और पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण स्थल था। और दूसरा जो स्थल आता है दोस्तों, उसको मैं सीधा बोल देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, कोटला निहंग खान। चलो लिख देता हूं दोस्तों, अगर आपको, कोटला निहंग खान, ये क्षेत्र जो है ये भी पंजाब के अंदर पड़ता है। और ये 2 क्षेत्र जो है वो इस सभ्यता के भारत के अंदर पंजाब से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण स्थलों के रूप में माने जाते हैं। और अब हम बात करेंगे दोस्तों कहां की, राजस्थान के स्थलों की। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि लगभग हम लोग राजस्थान के स्थलों के अंदर केवल और केवल 2 क्षेत्रों को ही मानते हैं। नंबर 1 किसको, कालीबंगा, और उसके बाद अगर बात करें ज्यादा से ज्यादा, अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम किस स्थल को मानते हैं, ठीक है ना, तरखान वाला डेरा, तरखान वाला डेरा, ठीक है दोस्तों। कालीबंगा हनुमानगढ़ में पड़ता है, तरखान वाला डेरा। और तीसरा अगर इंपॉर्टेंट स्थल माने जो कि है बालाथल,
जो कि कहां पड़ता है, उदयपुर के अंदर पड़ता है। दोस्तों इन 3 स्थलों को की जानकारी तो हमें मिल जाती है, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको अभी नई जो खोजें हुई थी और नए खोजों के आधार पर सिंधु सभ्यता के हमें ऐसे कई क्षेत्र प्राप्त हुए हैं राजस्थान के अंदर जो सिंधु से जुड़े हुए थे, और इन नवीन खोजों के आधार पर हमारे पास कुछ नए स्थल आ जाते हैं, जिनमें एक स्थल आता है बिंजोर का, जो कि गंगानगर के अंदर पड़ता है। दोस्तों याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्थल है दोस्तों बिंजोर। ये बिंजोर जो है कहां पड़ता है दोस्तों, गंगानगर के अंदर पड़ता है। अभी नवीन उत्खनन स्थलों के अंतर्गत क्या हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ है जो कि सिंधु सभ्यता से जुड़ा। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बिंजोर नामक जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये सरस्वती घाटी के अंदर विकसित है। सरस्वती घाटी का मतलब मैंने आपको मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया था। देखो सरस्वती घाटी का मतलब जहां वर्तमान में आज घग्गर या हाकरा नदी बहती है, हकरा जिसको हम नाम लेते हैं, ठीक है ना। घग्गर अर्थात घग्गर भारत में आने के बाद जो नदी, मृत नदी जो हमारे भारत में आती है, वो घग्गर के नाम से जानी जाती है, और पाकिस्तान में किसके नाम से जानी जाती है, हकरा या हाकरा नदी के नाम से जानी जाती है। तो घग्गर और हाकरा का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये संपूर्ण क्षेत्र जो है ये सरस्वती घाटी का क्षेत्र माना जाता है। और इसीलिए याद रखिएगा का बिंजोर जो है ये क्या है, सिंधु सभ्यता से जुड़ा है। लेकिन सिंधु सभ्यता की किस नदी घाटी से जुड़ा हुआ है, ये सरस्वती नदी घाटी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि सरस्वती नदी घाटी के अंतर्गत आने वाला ये प्रथम औद्योगिक नगर है दोस्तों। प्रथम औद्योगिक नगर है, प्रथम औद्योगिक नगर। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है कि प्रथम औद्योगिक नगर, वो भी सरस्वती घाटी के मतलब प्रयोजन में आने वाला या प्रयोजना में आने वाला, अर्थात उन क्षेत्रों में आने वाला प्रथम औद्योगिक नगर है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले सिंधु सभ्यता के हमें औद्योगिक नगर प्राप्त हुए थे, जिनमें हम अर्ध औद्योगिक नगर हड़प्पा को लेते हैं, औद्योगिक नगरों में मोहनजोदड़ो को लेते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो है वो हकरा या घग्गर नदी के, ठीक है ना, क्षेत्र में आने वाला प्रथम औद्योगिक नगर वाला क्षेत्र हमें प्राप्त हुआ है बिंजोर, जो कि गंगानगर के अंदर प्राप्त हुआ है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र अभी हमें राजस्थान के अंदर प्राप्त हुआ है, जिसका नाम है कर्णपुरा। दोस्तों ये कर्णपुरा जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये कहां से जुड़ा हुआ है, हनुमानगढ़ से जुड़ा हुआ है दोस्तों। हनुमानगढ़ के एक छोटे से क्षेत्र कर्णपुरा के अंतर्गत भी अभी सिंधु सभ्यता के कुछ क्या हुए हैं, प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिनके बारे में हम जानकारी ले लेंगे। लेकिन ये क्षेत्र भी जो है अभी नई खोज है दोस्तों। तो बिंजोर और कर्णपुरा जो गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर है, ये दोनों के दोनों सिंधु सभ्यता के नए क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है दोस्तों। मेरे वीडियो के साथ थोड़ा सा और बना रहिए, क्योंकि हम आज सेकंड पार्ट के अंदर ये सारे प्रमुख केंद्र कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, लगभग महत्वपूर्ण आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे हम हमारे इंपॉर्टेंट क्षेत्रों के अंदर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों, ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की, यूपी की, ठीक है दोस्तों, के यूपी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्षेत्र पड़ते हैं। दोस्तों यूपी में पड़ने वाले क्षेत्रों में सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र तो एक आता है, जिसको मैंने आपको कल विस्तार के अंदर बताया था, सिंधु विस्तार के अंदर, सिंधु सभ्यता के विस्तार में बताया था, जिसका नाम था आलमगीर। क्योंकि आप जानते होंगे कि ये आलमगीर जो है ये सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्व का अंतिम छोर है, या ये कह सकते हैं पूर्व का अंतिम छोर है। पूर्व का अंतिम छोर मतलब पूर्व में, ठीक है ना। आलमगीर के बाद आपको सिंधु सभ्यता के प्रमाण प्राप्त नहीं होते, जो कि यूपी में पड़ता है। और किस नदी के किनारे पर है, हिंडन नदी के किनारे पर है। और ये प्रॉपर रूप से किस जिले के अंदर आता है, मेरठ के अंदर आता है दोस्तों। याद रखिएगा आलमगीर जो है ये किस में पड़ता है, मेरठ में पड़ता है। और हिंडन नदी के किनारे पर हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। दूसरा यूपी का सबसे इंपॉर्टेंट स्थल, याद रखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं। ये जो है मांडी, ये पड़ता है मुजफ्फरनगर में, ठीक है दोस्तों, ये मुजफ्फरनगर में पड़ता है यूपी के अंदर। ये क्षेत्र जो है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, यूपी का सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र क्यों है ये मांडी। ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र इसलिए है क्योंकि यहां से हमें सर्वाधिक सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं दोस्तों, सर्वाधिक सिक्के, और वो भी किसके, सोने के, ठीक है दोस्तों। यहां से हमें सर्वाधिक सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और इसी रीजन से हमारे जो इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं, मांडी या मुजफ्फरनगर के इस क्षेत्र को एक टकसाल के रूप में मानते हैं कि शायद हो सकता है कि यहां पर क्या किए जाते थे, सिक्के छापे जाते थे। इसी रीजन से हमें यहां पर सर्वाधिक सोने के क्या प्राप्त हुए हैं, सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र था दोस्तों मांडी। और आलमगीर के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र रह जाता है महाराष्ट्र का, जिसका नाम है देमाबाद। महाराष्ट्र का क्षेत्र है दोस्तों जिसका नाम है देमाबाद। ये देमाबाद जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
ये महाराष्ट्र का क्षेत्र देमाबाद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो है अपने आप के अंदर दक्षिण का अंतिम छोर है, जो गोदावरी की सहायक नदी परवरा के किनारे पर क्या है, बना हुआ है या किनारे विकसित है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि देमाबाद के अंदर हमें गैंडे की आकृति की क्या प्राप्त हुई है, मोहर प्राप्त हुई है। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी अभी इसलिए ले रहे हैं दोस्तों क्योंकि हम बाद में अपने महत्वपूर्ण बड़े स्थलों के बारे में ही जानकारी लेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आज हमने सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्रों के बारे में जो जानकारी ली है वो जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट्स भी जरूर करें, ताकि मुझे पता लगता रहे कि मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं वो आपके लिए कितनी उपयोगी है। और मैं आपके कमेंट्स जो है वो मेरे लिए एक टॉनिक का काम करते हैं, जो इस कोरोना काल के अंदर मेरी क्या करते हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़ा देते हैं। तो आप मेरी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएंगे कमेंट के माध्यम से, तो मैं लगातार इस तरह कोरोना से लड़ता रहूंगा, वीडियो से लड़ता रहूंगा और आपको नए नए वीडियो देता रहूंगा। आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, और अब मैं आपसे अलविदा चाहूंगा, लेकिन अलविदा चाहने से पहले मेरे बच्चों से, मेरे स्टूडेंट से, मेरे मित्रों से आपसे एक छोटी सी अपील कि मेरे इस चैनल का आप अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक पर जरूर दोस्तों प्रचार करें। यही एक छोटी सी मेरी अपील है और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के इन मुख्य केंद्रों के अंदर प्राप्त होने वाली मुख्य सामग्रियां। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।